हेलो स्टूडेंट, जैसे कि एसआईडी अकेडमी से हम लोगों ने करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट की हैं। कल गाइस मंडे था, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ कल आई नहीं थी और संडे वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ होती नहीं है। ठीक है, इसीलिए कल वीडियो नहीं आया था। आज आपके पास आ रहा है। 3 तारीख हम लोगों ने कवर 3 तारीख हम लोगों ने छोड़ा था, 2 तारीख का कवर किया था। ठीक है, 4-5 सितंबर का आज हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। गाइस हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज हमारे पास और 5 क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे चैनल को गाइस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके रिस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा इसको। रीजन है गाइस, क्योंकि जो भी नॉमिनेशन होते हैं वहां से क्वेश्चन निकलते हैं और साल भर में जितने होते हैं गाइस वहां से क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, आईएएस लेवल पर आपसे इनकी वर्किंग और आपके जो इनके लीगल राइट्स है ना उन पे क्वेश्चन पूछ सकता है, एम्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है, फंक्शनिंग पे क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन ये डायरेक्ट जो नाम है ना इनका, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इनका डायरेक्ट नाम पूछ सकता है आपसे यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएससी के लेवल पर। और आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी का पेपर बिल्कुल इक्विवेलेंट होता जा रहा है यूपीएससी के, और आपको पता है कि सॉरी यूपी पीसीएस के, और यूपी पीसीएस का पेपर आपको पता है किसके इक्विवेलेंट हो चुका है, आईएएस के। सिर्फ 20 to 25% सिलेबस का ही डिफरेंस रह गया है। तो टफ होता जा रहा है एग्जाम्स का पैटर्न। तो कोशिश है कि हम लोग कुछ गार्बेज टाइप की न्यूज ना कर कर सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज ही करें, जिससे आपके एग्जाम्स में आपको फायदा मिले। ठीक है, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात की जा रही है और एक अथॉरिटी की बात की जा रही है, आपकी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो आपके लिए ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक्ट आपको पता होना चाहिए और जो नॉमिनेट हुआ है उसका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ इनका नाम है। चलिए आगे देखते हैं। Justice D.Y. Chandrachud, the second senior most judge in the Supreme Court, has been nominated as Executive Chairman of the National Legal Service Authority. ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अब याद रखिएगा कि इनको नॉमिनेट किसने करा है, पॉलिटी का क्वेश्चन आपसे ये बनेगा। ठीक है, पूछा जाएगा। तो ये किसने करा है, प्रेसिडेंट करते हैं, नाम ना भी याद रहे तो ये तो बिल्कुल ही याद रहे कि इनका नॉमिनेशन कौन करता है, लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन का। ठीक है, कौन करता है नॉमिनेशन, प्रेसिडेंट करते हैं। और अभी हमारी करंट के जो प्रेसिडेंट है वो है मुर्मू जी, तो उन्होंने इनको किया है। ठीक है, तो जस्टिस चंद्रचूड़ टू हेड द नालसा। एक क्वेश्चन ये भी है कि नालसा क्या है, एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। अब देखिए, एक्ट आपको पता चल चुका है, नाम पता चल चुका है, कौन करता है ये पता चल चुका है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द पार्टन इन चीफ ऑफ द नालसा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि नालसा क्या है। तो गाइज नालसा जो है एक ऐसी संस्था है जो गरीबों के लिए काम करती है। ठीक है, जैसे जो ऐसे व्यक्ति हैं गरीब, मतलब हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अवेयर नहीं है अपने लीगल राइट से, या उन तक उनकी पहुंच नहीं पहुंच पाती है, तो उन सबके लिए क्या करती है, काम करती है। ऐसा नहीं है कि ये आज से ही काम स्टार्ट हुआ है, यह संविधान में इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 39A आपसे क्या कहता है, आर्टिकल 39A क्या कहता है, समाज के वंचित और कमजोर समूह को मुफ्त कानूनी सहायता देना, यानी फ्री लीगल एडवाइजरी की जो सिस्टम ना ये डेवलप करता है एक्ट हमारा। तो इसके तहत तो कोई भी व्यक्ति जाए और फ्री एडवाइजरी की सर्विसेज ले सकता है। ठीक है, क्या ये पहली बार हुआ, नहीं, इससे पहले जो है 1851 में क्या हुआ था गाइस, 1951 में इस तरह का प्रयास देखने को मिला था। उसके बाद 1944 में इंग्लैंड और वेल्स में जो भी संसाधन थे उनका यूज करके पीपल्स को लीगल राइट अवेलेबल करवाने के लिए भी मीटिंग की गई थी, और उस समिट का नाम रखा गया था रसक्लिफ समिति। लिख लीजिएगा, उसका नाम रखा गया था रसक्लिफ कमिटी। ठीक है, तो साइमन जो थे हमारे लॉर्ड चांसलर विस्काउंट साइमन ने 1944 में गरीबों के लिए
एक समिति का गठन किया था और इसमें ये बोला था कि हमें किस तरह से उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी है जो सुरक्षित नहीं है। ठीक है, और आपको पता है कि हमारे वहाँ SC ST और जो भी हमारे पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, BPL कार्ड के नीचे रहते हैं, उनके लिए सरकारें कितना ज्यादा प्रयास करती हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसके आगे भी आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल 14 की बात कर लीजिएगा। अगर आप मेंस लिखते हैं तो 150 शब्द भर का तो कंटेंट आपके पास हो ही जाएगा मेरे इस डिस्कशन से गाइस। तो संविधान का आर्टिकल देखिए 39A जो हमने बात किया था ना, ये क्या है, ये आपको पता होगा, ये DPSP है। अगर हम लोग फंडामेंटल राइट की बात करें तो आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 और फिर आर्टिकल 22 का A जो है, ये क्या कहता है, ये राज्य को कानून के समक्ष समानता और एक न्यायिक प्रणाली प्रदान करने के लिए कहता है। ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट तो आपको पता है 14 और 22 भी आपका फंडामेंटल राइट ही है। तो ये क्या कह रहा है, जो आपके नागरिक हैं उनको क्या करिए, इक्वल राइट दीजिए। और 14 आपका क्या है, इक्वालिटी ही है, राइट ऑफ इक्वालिटी की ही बात करता है। ठीक है, फिर 1952 में भी ऐसे प्रयास करे गए, 1960 में भी ये किया गया। लास्ट में फाइनली क्या होता है 1987 में, ठीक है 1987 में संसद ने कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित कर दिया। क्या करा, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित करा और 5 नवंबर 1995 को प्रभावी हो गया। ठीक है, बना कब था, 1987 में, मतलब ये पारित हो गया था। और ये इम्प्लीमेंट कब हो गया आपका, 5 नवंबर 1995 को, ताकि समाज के कम पहुंच वाले व्यक्तियों को, कम आय वाले व्यक्तियों को, कम अवेयर लोगों को, ठीक है, क्या किया जा सके, क्वालिटी वाली जस्टिस प्रोवाइड करवाई जा सके। तो आपके पास देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन चुने गए हैं चंद्रचूड़, कौन इनको नॉमिनेट करता है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेशनल लीगल राइट सर्विस अथॉरिटी क्या है आपकी, ये आपको पता होगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये कब बनी थी, 1987 में बनी थी। ठीक है, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया, तो 5 नवंबर 1995 को इम्प्लीमेंट किया गया। भारत में DPSP आपका 339A है, जो कहता है कि आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को। फिर आर्टिकल 14 है, फिर 22(1) है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा, मेंस लिखने में भी आपके काम आएगी। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, which is the venue of the 13th Southern Zonal Council meeting held recently। तो गैस बिल्कुल सिंपल सा है कि साउथ की बात करेंगे तो केरल, और केरल में तिरुवनंतपुरम का है। ठीक है, तो हाल ही में आयोजित 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का स्थल कौन सा है, तिरुवनंतपुरम है। और तिरुवनंतपुरम आपका कहाँ पर है, केरल में है। तो सिंपल सा है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, बस ये याद रखिएगा, अमित शाह का नाम अगर याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, याद होगा ही सबको क्योंकि वो हमारे होम मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या करा, डेट मत याद रखिएगा, साउथ जोनल काउंसिल की मीटिंग की है, ये भी मत याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि साउथ जोनल काउंसिल मीटिंग्स आपकी कहाँ पर हुई है, तिरुवनंतपुरम में हुई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन द मीटिंग 26 इश्यूज वेयर डिस्कस, तो यहाँ पे 26 सब्जेक्ट्स थे आपके जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। तो 9 इशू हैं, ठीक है, जिनके ऊपर सॉल्यूशन निकाला गया है। 17 अभी पेंडिंग में है आपके, जिनके ऊपर काम चल रहा है, फर्दर वो काम किए जाएंगे। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जोनल काउंसिल, अब देखिए हमारे वहाँ 6 जोनल काउंसिल हैं। ये सदर्न वाली है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, सेंट्रल है और वेस्ट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। तो हमारे वहाँ 6 सेंटर, ये जो आपकी है ना, ये बाद में बनाई गई थी नॉर्थ ईस्ट वाली, उससे पहले हमारे वहाँ 5 थी। तो इनको किस लिए बनाया गया था, सिंपली अगर आप लोग यहाँ से यहाँ तक की बात को समझते हैं तो सिंपली ये इसलिए बनाया गया था कि सेटलमेंट सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट, राज्यों के बीच होने वाले विवाद को, जैसे वाटर को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, बाउंड्रीज को लेकर हो जाता है, माइग्रेंट्स पीपल्स को लेकर हो जाता है, रिसोर्स को लेकर हो जाता है, ठीक है, फॉरेस्ट को लेकर हो जाता है, या हमें जो डैम्स बनाने हैं उनको लेकर हो जाता है। तो ऐसे सेटल स्टेट्स डिस्प्यूट हमें करने थे, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स।
तो जो हमारे इंटर स्टेट डिस्प्यूट, सॉरी गाइस, जितने मैंने गिनाए थे वो सारे के सारे क्या थे, इंटर स्टेट डिस्प्यूट थे। और सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट जैसे जीएसटी को लेकर हुआ, ठीक है, 5 साल के लिए बोला गया था, फिर कंपनसेशन देने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया, या अभी जैसे हमने लॉकडाउन के टाइम में मेडिसिन को लेकर देखा, ठीक है। तो इस तरह के जो डिस्प्यूट है ना, मतलब कुल मिलाकर सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशंस को, बाउंडिंग्स को क्या करना है, मजबूत करना है। उसके लिए ये बनाया गया थ्रू मैचुरल एग्रीमेंट्स, ठीक है, प्रमोशंस ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन बिटवीन स्टेट अमंग अदर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो है ना आपका कब बना था। तो जोनल काउंसिल आर द स्टैचुरी बॉडी। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ये हमारे मूल संविधान में जो हमारा बेसिक जो है, हमारा जो ओरिजिन था, क्या चीज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये नहीं थी। जिन बच्चों ने मेरी पॉलिटी की क्लास करी है उन्हें ये पता होगा कि स्टैचुरी बॉडी क्या होती है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं की है वो पॉलिटी की क्लास कर ले, उन्हें पता चल जाएगा। कल से आपकी पॉलिटी की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। सिर्फ मेरे गले में दर्द थी जिसकी वजह से नहीं हो पा रही थी गाइज। कल से आपकी 3 दिन पॉलिटी की क्लास चलेगी और 3 दिन एनसीईआरटी की क्लासेस चलेंगी। रिकॉर्ड वीडियो ही आपको अवेलेबल होगी, लाइव क्लासेस इस समय नहीं चलेंगी, ठीक है। तो 3 डेज आपकी पॉलिटी चलेगी एंड 3 डेज आपकी हिस्ट्री चलेगी। और ये जो है आपको वीडियो के लिए ही दिया जाएगा, रिकॉर्ड करके आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगी। और करंट अफेयर्स की आप डेली करते रहिए, करंट अफेयर्स आपको यहाँ से डेली मिल जाएगा। तो स्टैचुरी बॉडी क्या होती है ये आप लोग वीडियो में देखिएगा, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल वो होती है जो संविधान के थ्रू बनाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टैचुरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, याद रखिएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यही स्टेटमेंट देकर पूछ लेगा और आपको बताना होगा। देयर आर एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक्ट आते ही समझ जाइएगा दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो एक एक्ट का नाम याद रखिएगा, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है आपका, 1956 का है। ये भी मैंने पॉलिटी में आपको पढ़ाया था। तो जो बच्चे पॉलिटी की क्लास कर रहे हैं वो हमारे नोट्स की क्वालिटी और इम्पोर्टेंस दोनों समझ पा रहे होंगे कि जो मैंने कराया था वहां से देखिए करंट में आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, उस समय भी मैंने आपको ये बताया था। तो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है आपका 1956 का। उसके तहत इसको स्टेबल किया गया था, किसको, जोनल काउंसिल को, ठीक है। ये कितने पार्ट में डिवाइड था, तो द एक्ट डिवाइडेड द कंट्री इनटू 5 जोन। 5 जोन में आपका कौन कौन सा था गाइस, तो ऑब्वियसली नॉर्थ था, वेस्ट था, मतलब था नहीं है, साउथ है, सेंट्रल है और ईस्ट है, ठीक है। ये आपका क्या था, स्टार्टिंग में जब करा गया तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। will forming these zones several factors have been taken into account which included। तो इसमें क्या क्या काम करना था, the natural divisions of the country। तो जो हमारा नेचुरल डिवीजन है उसको सेटल करना, द रिवर सिस्टम एंड मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन। मैंने आपसे बताया कि जैसे बाउंड्रीज को लेके हो जाता है, नेचुरल रिसोर्स को लेके इश्यू हो जाता है, तो वही हमें क्या करना था, इसको सॉर्ट आउट करना था। कल्चरल एंड लैंग्विस्टिक वाले जो प्रॉब्लम्स है ना आपके भाषा और संस्कृति के आधार पर, उनको सॉर्ट आउट करना था। रिक्वायरमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर, तो इसको भी इसमें सॉर्ट आउट करना था। लिखना चाहिएगा, लिख लीजिएगा। एक आर्टिकल है, हमें इसे अच्छे से डिटेल में समझना है। कंटेंट तो इतना ही होता है, बाकी कंटेंट जो हम आपको बता रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड जोनल काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, मैंने आपसे बोला ना कि स्टार्टिंग में 5 थी, बाद में 6 हो गई। तो ये वाली तो हमें साफ साफ दिख गई कि ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये सेंट्रल है, ये साउथ है, ठीक है। लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट के लिए ना 1971 में प्रोविजन किया गया, याद रखिएगा किसमें किया गया, 1971 में, ठीक है। तो एक्ट बनाया गया था आपका नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। तो इसमें मेंबर कौन कौन से होंगे, ऑब्वियसली जो आपका असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम, ये इसमें इंक्लूड थे। पहली चीज, ये कैसी बॉडी होती है, तो ये याद रखिएगा, जोनल काउंसिल, सदर्न जोनल काउंसिल हो, साउथ जोनल, सॉरी सदर्न हो, वेस्ट हो, सेंट्रल हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो या नॉर्थ ईस्ट हो, ये सब की सब कैसी बॉडी है आपकी,
एडवाइजरी बॉडी है, ये एडवाइस करती हैं आपको, ठीक है, ये एडवाइजरी बॉडी होती हैं, जिसमें आप इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, सोशल प्लानिंग करते हैं, सेंटर और स्टेट्स के बीच में, और स्टेट और स्टेट्स के बीच में। इंटर स्टेट्स का मतलब होता है स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में, ठीक है। अब एक इसमें लास्ट क्वेश्चन है, शायद आपसे कभी पूछ लिया, अगर इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि नॉर्थ में इसमें कौन कौन से हैं। तो नॉर्दर्न जोन में कौन कौन सा, ये जो अपर का पार्ट हमको हेड वाला दिखता है ना, इंडिया का हमारा, जैसे कि हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब, राजस्थान, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। तो ये चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान और दिल्ली, ये सब इसके अंदर शामिल है, किसमें, नॉर्दर्न वाले में। याद रखिएगा नॉर्दर्न वाले में। सेंट्रल जोन में जो है छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, आपका जो है छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है हमारा, यूके और यूपी दोनों है, ठीक है। सेंट्रल जोन की बात कर रहे हैं गाइस, ये सेंट्रल जोन है, जो यहाँ पे कौन कौन है, यूके, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर ईस्टर्न वाले पार्ट की बात करेंगे। ईस्टर्न वाला पार्ट हमारा, नॉर्थ ईस्ट का तो हम लोग देख ही चुके हैं, अब हम लोग ईस्टर्न का पार्ट देख रहे हैं। तो ईस्टर्न वाले में क्या है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब हम लोग वेस्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। ईस्ट वाला हो गया, वेस्ट में ऑब्वियसली कौन कौन सा है आपका, गोवा, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गोवा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, सॉरी राजस्थान तो पहले ही हो चुका है, राजस्थान नहीं है, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, यूनियन टेरिटरीज, दमन और दीव, यहाँ पे जो है आपके दादर नागर हवेली, ठीक है। सदर्न जोन की बात कर लेते हैं, बचे हुए जितने भी सदर्न जोन में है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी, ये आपके हो गए इसमें। तो याद रखिएगा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्लेस्ड आ 3,500 crore fine on which state government for violating waste management rules। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, जनरली किसी भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाएगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के लिए किस राज्य पर 3500 करोड़ का जुर्माना लगाया है, पश्चिम बंगाल के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना क्या है, इसके लिए आपको वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2000 जो 16 है ना, उसे पढ़िएगा। और कहाँ से पढ़ना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये जो 16 वाला है ये पढ़ना पड़ेगा इंडियन एयर बुक में, वहां पे आपका बहुत अच्छे से दिया हुआ है कंसाइज वे में। पर एयर आती है आपकी, आप जिस साल एग्जाम देने वाले हो उससे पहले वाले की ले लीजिएगा, जैसे 23 में देना है तो 22 की ले लीजिएगा, ठीक है। फरवरी मार्च के टाइम में जब इकोनॉमिक सर्वे बजट आता है उसी टाइम पर आपकी इंडियन ईयर बुक भी आ जाती है। तो उसमें आपको ये वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में दिया हुआ है। देखिए वेस्ट मैनेजमेंट एक ही नहीं होता, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है हमारा। और इसमें जो होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपका इलेक्ट्रिक वाला आ जाता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स का वेस्ट आ जाता है, स्पेस वेस्ट आ जाता है, ठीक है, मेडिकल वेस्ट आ जाता है, मेडिकल वेस्ट को कैसे करना है, तो इसके ऊपर भी काफी काम चल रहा है और एक्ट्स हमारे बने हुए। कंस्ट्रक्शन वेस्ट क्या होता है, रिवर वेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा वेस्ट वाला, नहीं तो हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो फिर आपको नॉलेज हो ही जाएगा। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज आस्क्ड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे 3500 crore as the compensations for violating the norms for the management of the solid and liquid waste। तो याद रखिएगा जो कंपनसेशन लगाया गया है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों वेस्ट के ऊपर लगाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा कब बना था, अभी हम लोग बात करते हैं। द बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज द ऑप्शन, तो जो हमारा ये है ना, बांग्लादेश सरकार के पास क्या है, ऑप्शन है, विकल्प है कि वो क्या कर सकती है, ऑप्शन टू सीक अ रिव्यू बाय द नेशनल ट्रिब्यूनल या मूव द सुप्रीम कोर्ट। या तो वो क्या करे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास जाए या वो क्या करे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाए। द बेंच हैज आस्क्ड द स्टेट टू डिपॉजिट द अमाउंट विद इन 2 months dedicated to solid waste management in the state and it will be operated according to the डायरेक्शंस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी। तो सिंपल सा है कि उससे पूछा जा रहा है कि भाई जो आपके ऊपर जुर्माना लगाया गया है कब दोगे, ठीक है, 2 महीने के भीतर आपको जमा करना है, कहाँ हो, और इसका संचालन कौन करेगा, मुख्य सचिव के दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाएगा,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है। तो द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज इस्टेब्लिश्ड 18, याद रखिएगा अक्टूबर, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है या पूछा जा चुका है, हम तो ये कहेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 18 अक्टूबर 2010 अंडर द एनजीटी एक्ट 2010। तो ये एक्ट बनाया गया था, उसके तहत इसको लागू किया गया है। किस लिए किया गया है? स्पेशलाइज्ड बॉडी फॉर, इसलिए बनाया गया है ये स्पेशलाइज्ड बॉडी फॉर हैंडलिंग एनी इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट। जितने भी पर्यावरण से संबंधित मुद्दे होंगे उनको इनके थ्रू क्या किया जाएगा? हैंडल किया जाएगा। इट वॉज फॉर्म्ड बाई रिप्लेसिंग द इन्वायरमेंट नेशनल इन्वायरमेंट अपीलिएंट अथॉरिटी। तो याद रखिएगा कि एनजीटी ने रिप्लेस किसको किया था? इसके पहले एक बॉडी हुआ करती थी, उसका नाम लिखिएगा नेशनल इन्वायरमेंट अपीलिएट अथॉरिटी। ठीक है, ये हुआ करती थी। इसको क्या करा गया है? रिमूव करके इसकी जगह पर क्या बनाया गया है? एनजीटी बनाया गया है। इट ऑल्सो, आर्टिकल कौन सा होगा इसमें? ठीक है, तो ये भी लिखिएगा आर्टिकल 21 है। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? इट ऑल्सो ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम, तो इसने इंस्पिरेशन कहाँ से लिया है? आर्टिकल 21 से, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ensure to provide a healthy environment to the citizen of India। तो आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है 21 जो है हमारा, 21 जो आर्टिकल है हमारा, वो किसके लिए है? राइट टू लाइफ के लिए है। पॉलिटी की क्लास में राइट टू लाइफ का आर्टिकल, राइट टू डेथ का आर्टिकल बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। जो बच्चा चाहता है वीडियो देखना, वो वहां पे जाकर देख सकते हैं। अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्लेसेस की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर है, मतलब इनके ऑफिस कहाँ कहाँ पर है, तो 5 प्लेस हैं इनके सीटिंग्स के। तो कौन कौन से हैं? एक आपका भोपाल लिख लीजिए जो एमपी में पड़ेगा, पूना आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा, न्यू दिल्ली आपका नॉर्थ में पड़ेगा, ठीक है, कोलकाता आपका वेस्ट में पड़ेगा, कोलकाता, चेन्नई आपका साउथ में है, ठीक है। अमंगस्ट विच न्यू दिल्ली इज द प्रिंसिपल, तो इसमें जो न्यू दिल्ली है वो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है, ठीक है। तो याद रखिएगा पूरे भारत में जैसे हम लोगों ने जोनल काउंसिल्स बनाए हैं, उसी तरह से एनजीटी की सीटिंग्स बेंचेस भी बनी हुई है जिसके तहत ये काम करते हैं। और डिस्प्यूट्स मैंने आपको बता दिए हैं, कब बनाया गया है, कौन सा एक्ट है, ये बता दिया है। इंडियाज फर्स्ट एवरी नाइट स्काई सेंचुरी इज सेट टू कम अप इन विच स्टेट एंड यूजेस। गाइस, जब से ये वाला आया है ना, तब से इतनी बारी लद्दाख जब से बना है तब से इतने क्वेश्चन यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ से किन्नर्स के क्वेश्चन हो, यहाँ से वाइल्ड लाइफ के क्वेश्चन हो, यहाँ की टेरिटरी से क्वेश्चन हो। लद्दाख तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हो चुका है यूटीज के बाद। तो यहाँ से कोई भी न्यूज आपकी आ जाए, जब से बना है तब से कॉन्टिन्यूअस चर्चा में है। और यहाँ पे बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो भी रहा है, रोड बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, ठीक है, नेट व्यवस्था करवाई गई है, बड़े बड़े टावर्स लग रहे हैं। तो उसी में एक आपका है नाइट स्काई सेंचुरी। तो ये नाइट स्काई सेंचुरी है क्या? चलिए पता तो चल गया कहाँ पर है। अगर आप थोड़ा भी याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लद्दाख कहाँ पर है? लद्दाख आपको पता होगा कि भारत के नॉर्दर्न पार्ट में है। सिंपल सा है कि ये किसके अंडर में है? तो द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज अंडरटेकन टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट एवरी नाइट स्काई सेंचुरी। तो ये भारत की पहली क्या है? ये भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी है जिसकी स्थापना की जा रही है, इसको बनाया जा रहा है, जो अगले 3 महीने के भीतर पूरा हो जाएगा। तो ये कब तक बनके तैयार हो जाएगा? नाइट स्काई सेंचुरी इज लद्दाख विच विल बी कंप्लीटेड विद इन नेक्स्ट 3 months। क्लियर है? फिर है कि द डार्क स्काई रिजर्व विल बी लोकेटेड एट, अच्छा ये डार्क स्काई रिजर्व विल बी लोकेटेड, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो याद रखिएगा ये आपका हानले में है, हानले लद्दाख एज अ पार्ट ऑफ चांगथांग। अब देखिए चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 3 इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन निकल कर आ चुके हैं। कहाँ पर है, किसके अंडर में है, कब में पूरा हो जाएगा डजंट मैटर, बट लोकेशन क्या है इसकी?
और कौन सा वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, ठीक है। इट विल बूस्ट एस्ट्रो टूरिज्म इन इंडिया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट दे देगा, उसके बाद आपसे पूछेगा। इस तरह के क्वेश्चन आईएएस में फ्रीक्वेंसी में देखे जाते हैं, और अब तो यूपी पीसीएस में भी फ्रीक्वेंसी में देखे जाते हैं। एन एमओयू वाज साइंड अमंग द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, लद्दाख ऑटोनोमस हिल्स डिपार्टमेंट, लेह एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। याद रखिएगा इसमें कौन कौन सी आपकी शामिल है, तो सिंपली लद्दाख का जो एस्ट्रोनॉमस हिल्स डिपार्टमेंट है वो इसमें शामिल है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है ये, जो उसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हर लाइन में एक क्वेश्चन है। आईएएस के लेवल पे तो ये वाला जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में जा रहे हैं तब तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ लोकेशन याद कर लीजिएगा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको आईएएस और पीसीएस देना है तो ये पूरा का पूरा रखिएगा ध्यान करके, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन आएगा तब हम लोग इस पे बात करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, आपसे देख लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपसे इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है। एज पर द latest figures from the IMF September 2022, which countries is the fifth largest economy in the world? तो ये पूछा जा रहा है कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो है इंडिया, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ये न्यूज में आया हुआ था, तो ये है इंडिया। तो ये तो ठीक है कि सितंबर 2022 तक जो है, जो आईएमएफ के आंकड़े हैं जो इनके हर साल आते हैं, उनके आधार पर क्या कहा गया है कि दुनिया में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन होने वाली है सितंबर में, वो है आपका भारत, मतलब हमारा भारत, ठीक है। अब आईएमएफ क्या है अभी हम लोग बात करते हैं, कब बना था इस पे बात करते हैं। According to figures from the International Monetary Fund, India passed the United Kingdom to becomes the fifth largest economy in the world in the last quarters 2021. The United States, China, Japan and Germany are the only nation ahead of India. तो ये वाली याद रखिएगा कि भारत से आगे कौन कौन है। अमेरिका, ऑब्वियसली अमेरिका, चीन, जापान तो है ही, और एक जर्मनी याद रखिएगा। इस साथ आप लोग यूरोप की कंट्री को ना कनेक्ट कर पाए, अमेरिका, चीन, जापान तो इजिली कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये अब देखिएगा, इसको याद रखिएगा। चीन, यूनाइटेड स्टेट, चाइना और जापान तो सबको याद रहेगा कि ठीक है भारत इनके पास नहीं होगा, इनसे पीछे ही होगा। लेकिन हाँ, जर्मनी याद रखिएगा, जर्मनी भी हमसे आगे, आर द ओनली नेशन अहेड ऑफ इंडिया। हाउएवर इन द टर्म्स of per capita income, which is a measures of how much money is made per person in the country, India is ranked, बहुत इंपॉर्टेंट है, 190 देशों में 122वां रैंक मिला है भारत को। अब आपसे कुछ नहीं तो रैंक का डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लेगा। फिफ्थ इकोनॉमी कब हो रही है भारत, ये पूछ लेगा। किसने रिपोर्ट जारी की है, ये पूछ लेगा। एक एक लाइन में गाइस क्वेश्चन है। अब हम लोग आईएमएफ की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे या बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। इसका क्वार्टर है वाशिंगटन में, वाशिंगटन में है, ठीक है। एक मिनट गाइस, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ये होगा, ठीक है, वांसीगंटन में। तो वांसीगंटन में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ द आईएमएफ वाज इनिशिएट, ये जो था ना आपका, ये कब बना था, 1944 में, ये याद रखिएगा, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस कौन सी, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। आईआर जब कभी देखेंगे, डील करेंगे, तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस क्या था। तो आईएमएफ कम इनटू ऑपरेशन ऑफ 27 दिसंबर 1945। तो 1945 में ये आ गया था, एंड इज टुडे द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट कंसिस्ट ऑफ 189 नहीं 190 कंट्री हो गए हैं अब, ठीक है। याद रखिएगा ये सारी बात कि ये कब बना था, वुडन वुड क्या था, वुडन वुड पे आईआर की क्लास में हम लोग बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल है हमारे पास, वो आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, मार्तंड टेम्पल पर हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछ लेगा तो आपको यही होगा कि
हिस्ट्री के क्वेश्चन हमेशा हिस्ट्री से ही आएंगे, उनका करंट से कोई रिलेशन नहीं होगा, बट ये आर्टिकल है जो इससे हम आपको ये बताएंगे कि ये आर्टिकल के साथ साथ आपका करंट कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है। 760 एडी की बात की है हमसे। एडी क्या होता है, जिन्होंने हमारी एनसीईआरटी की क्लासेस किए हैं उनको ये चीज क्लियर होगी कि एडी क्या होता है और ये प्रेजेंट क्या होता है। एडी को सीई भी बोलते हैं, ठीक है। और ये नाउ, आज के ये टेम्पल कभी ऐसा रहा करता था, कब रहा करता था, 760 एडी के पास में, डिस्ट्रॉयड बाय सुल्तान सिकंदर शाह मीरी इन 1401, ठीक है। 1401 में इसको किसने डिस्ट्रॉय किया था। तो ऐसा माना जाता है कि इसको एक शासक ने नहीं, इसको कई शासकों ने डिस्ट्रॉय करा था। ये कहाँ पर है, किसको समर्पित है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इसमें कौन कौन सा आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट होता है, क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे। ये किस लिए डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, कोई मतलब धार्मिक मुद्दा था, रीजनल कोई का था, या कोई मतलब लूटपाट थी। तो मैंने बताया है हिस्ट्री की क्लासेस में, जिन बच्चों ने नहीं देखा है, एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही थी, ड्यू टू हेल्थ रीजन अभी 4-5 क्लासेस नहीं हुई है, अब कल से वो कंटिन्यू हो जाएंगी सब, तो आप लोग उसे कंटिन्यू करिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। क्योंकि अब जैसे मार्तंडे टेम्पल आ गया आपका, तो आपको अब आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप करंट कनेक्ट कर पाएंगे, और जब आप इसे कनेक्ट करेंगे करंट से अपने, तो आपको हिस्ट्री के भी वो जो 25 क्वेश्चन आते हैं ना, 20 से 25, उसमें से कम 12 से 16 क्वेश्चन करने की आप स्थिति में हो जाएंगे। हम करंट अफेयर्स के साथ आपको हिस्ट्री कैसे पढ़ना है ये बताते चलेंगे। मर्तंड टेम्पल की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो ऑब्वियसली सबसे पहली बात आती है कि इसको फाइंड किसने किया था। तो सिंपल है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है। तो ये हमारे जितने भी मोन्यूमेंट्स होते हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इनमें दिस ईयर सम पेलिग्रिमेज ऑफर्ड प्रेयर्स इनसाइड। तो जो मतलब कुछ यात्री थे ना, तो कुछ यात्रियों ने भारतीय पुरातत्व संरक्षण के स्मारक मर्तंड मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की, और इसी को डिनाई किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने। तो इसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने परिषद में नवग्रह अष्टमंगल पूजा भी की। तो इसके बाद देखा गया कि वहां के गवर्नर ने क्या करा, वहां पे नवग्रह अष्टमंगलम पूजा की है ऑन द प्रीमियस, ठीक है, पूजा की। तो आर्कियोलॉजिकल ने जो हमारा है ना कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने इसके ऊपर क्या किया है, आपत्ति जताई, यानी मना कर रहा है कि यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए। देखते हैं क्यों। तो हिस्ट्री ऑफ मार्तंडे टेम्पल देखिए चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि वहां पर कुछ यात्रियों ने और वहां के उपराज्यपाल ने पूजा की और उसका विरोध हुआ है, और इसलिए ये चर्चा में आ गया, सिंपल है। अब अगर ये चर्चा में आ गया है तो आप ये सोचिए ना कि इस चर्चा में आने के बाद अब इसका हिस्ट्री जानना हमारे लिए जरूरी है। अब आपसे अगर डायरेक्ट यही पूछ लिया जाए कि वेयर इज लोकेटेड द मार्तंड टेम्पल, किसको समर्पित है, आपसे ये पूछ लिया जाए, किस आर्किटेक्चर पे बना है ये पूछ लिया जाए, तो फिर क्वेश्चन डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब आपने पढ़ा होगा तो इस एडिटोरियल के बाद यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। द मर्तन टेम्पल वॉज बिल्ड बाय द, किसने किया था, तो करकोटा डायनेस्टी किंग ललितादित्य, ठीक है, ललितादित्य मुक्तपिंडा, हु रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 725 एडी टू 753। तो मर्तंड मंदिर का निर्माण करकोटा राजवंश के जो राजा थे, अब डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा ललितादित्य मुक्तपिंडा किस डायनेस्टी से संबंधित थे, तो करकोटा से संबंधित थे। याद रखिएगा इनका कार्यकाल कब से कब तक था, मतलब इनका जो रूलिंग पीरियड था वो 725 ईस्वी से 753 ईस्वी तक था, और कहाँ था, कश्मीर में था। सारी बातें याद रखिएगा, ठीक है। ललितादित्य बिल्ड हिज कैपिटल एट परिहसपोरा, ठीक है। परिहसपोरा क्या थी, कोकण राजवंश की कैपिटल थी, सिंपल सी चीज है। परिहसपुरा किसकी कैपिटल थी, कारकोंडा राजवंश की थी, और इसके राजा कौन थे, ललितादित्य थे, ठीक है। राजधानी का निर्माण किया जिसके खंडहर आज भी हैं, तो जो हमने देखा था अभी, द राइन्स ऑफ विच ऑल्सो सर्वाइव टू
these days। और इसी से हमें पता चलता है कि वहां पे कौन सा कल्चर था, क्या हिस्ट्री था उसका, क्योंकि उसी पे आर्कोलॉजिकल जो सर्वे वाला हमारा डिपार्टमेंट है वो वहीं पे जाके वर्क करता है, उसी के जो एविडेंस होते हैं उन्हीं को लेकर आते हैं और उन्हीं के ऊपर रिसर्च करते हैं और फिर उसी से हमें जो है रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है। डेडिकेटेड टू की अगर बात कर ले कि ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड है, तो सिंपल विष्णु और शिव को डेडिकेटेड है, तो विष्णु सूर्य को समर्पित है। मर्तंड मंदिर में 3 अलग अलग कक्ष हैं। आर्के सॉरी, ये ना कल्चर का पार्ट भी हो सकता है कि इसमें आर्ट्स एंड कल्चर में पूछ लेते हैं ना, तो मर्तंड टेम्पल है 3 चैम्बर्स, द मंडप, गर्भगृह एंड क्या है आपका अंतलय। ठीक है। तो अब ये है कि शायद जो कश्मीर में टेम्पल्स बनवाए जाते थे वो 3 चैम्बर ही बनवाए जाते थे, ये वहां से जो है एक नॉर्मल सा फेनोमिना निकल कर आया है। ठीक। नॉर्मल सा फेनोमिना क्या निकल कर आया है कि वहां पे जो टेम्पल्स बनवाए जाते हैं तो उसमें 3 चैम्बर्स हुआ करते थे। गर्भगृह क्या होता है, अंतरालय क्या होता है, मंडप क्या होता है। 7th क्लास की एनसीईआरटी जब हम लोग कर रहे थे तो वहां पे मंडप और गर्भगृह हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक। आगे चलते हैं। मेजर हिस्टोरिकल सोर्स फॉर कश्मीर हिस्ट्री रिमेन्स राज तरंगनी। देखिए जो बच्चे हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि राज तरंगनी किसने लिखी थी, कल्लर ने लिखी थी, 12th सेंचुरी में लिखी थी। ये सारी बातें मैंने उनको वहीं पे बता दी थी। अब ये करंट में आ चुका है और अगर आपसे अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप कहेंगे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा टफ होता है, बट वाई? अगर आपने अच्छे से एडिटोरियल्स वगैरह डील किए जो करंट्स में आते हैं तो उसके बाद ये मुश्किल नहीं होता है। ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इकोनॉमिक्स पॉलिटी तो मैक्सिमम लोग करवा ही रहे हैं कवर। हम आपका जो है कल्चर, सोसाइटी, एथिक्स जैसे एडिटोरियल्स ज्यादा कंप्लीट करवाएं जिससे आप एक अच्छे होलिस्टिक अप्रोच रख सके, क्योंकि वहां पे तो हम लोग देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो हम लोग करते ही करते हैं। ठीक है। लेकिन उसके बीच में अगर जो मतलब होते हैं ना कि छोड़ दिए जाते हैं टॉपिक जैसे एथिक्स के, कल्चर के, तो मेरा फोकस है कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री, कल्चर, यहाँ सब पे ज्यादा फोकस करें। तो ये आपको पता चल गया है। मेजर हिस्टोरिकल सोर्स क्या है इसका, कश्मीर की हिस्ट्री। तो कश्मीर की हिस्ट्री किसमें लिखी गई है, राज तरंगनी में लिखी गई है। किसने लिखी है इसको, कल्हर ने लिखी है। एक नहीं 50 बार क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर 1990 से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप आईएएस, पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी कोई कहीं के भी उठा के देखेंगे, पूछा जा चुका है कि राज तरंगनी किसने लिखी थी, तो वो कल्हड़ ने लिखी। एंड वेरियस ट्रांसलेशंस ऑफ द बुक वर्क कंटेंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ मर्तंडेंस ग्रैंडवर्स। ठीक है। तो इनके बारे में यहाँ पे बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है। मार्तंडे की भव्यता का वर्णन किया हुआ है कि वो मंदिर मतलब किस तरह का मंदिर था। तो बहुत सारे हमारे वहाँ यात्री आते थे। कमेंट करके बताइएगा जो मैंने बताया था कि उसने हम्पी का टेम्पल जब देखा था तो किसने ये कहा था कि मैंने आधी दुनिया घूम ली है और हम्पी जैसा टेम्पल नहीं देखा। फॉरेनर था, इंग्लिश था, फ्रेंच था, डच था, बताइएगा कहाँ से आया था और उनका नाम क्या था जिन्होंने ये बोला था। मैंने प्रीवियस क्लासेस में ये कंप्लीट करवाया है। ठीक है। तो मंदिर के बारे में हमने अगर बात की है तो मंदिर बहुत ही भव्य हुआ करता था, बहुत ही सुंदर था, गर्भगृह था इसमें। और 3 चैम्बर्स जो मिलता है तो उससे ये प्रिडिक्शन किया गया है कि 3 चैम्बर्स के ही हमारे वहां वो हुआ करते थे टेम्पल्स कश्मीर के अंदर। बात करते हैं हम लोग, इतिहास देख लिया इसका। इसके आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करते हैं जिसमें हम लोग गांधार शैली की बात करेंगे गाइस। तो आपको पता है कि हमने जब करंट अफेयर्स में, सॉरी गाइस, 7th क्लास की हिस्ट्री में ही जब हम बात कर रहे थे, 6th क्लास की हिस्ट्री जब कर रहे थे उसी समय आर्किटेक्चर की थोड़ी सी बात की थी। वहां पर हमने देखा था कि ग्रीको रोमन, बुद्धिस्ट, गांधार और नॉर्थ इंडियन स्टाइल्स क्या हुआ करता था। तो नागर शैली की बात हमने वहां पे की थी, गांधार की बात की थी। गांधार के साथ एक कला और डेवलप हो रही थी मथुरा में, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स की बात की थी। ठीक है। तो अब देखिए अगर आप ये सारी चीजों पे फोकस रखते हैं तो आपको क्वेश्चंस करना बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। और एनसीईआरटी मैंने एक नहीं बार बार बोला है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्रॉम द राइन्स ऑफ द टेम्पल, जो भी डिस्ट्रॉय खंडहर बचे हैं हमारे पास, उनसे ये स्पष्ट है कि परिसर में मूल रूप से चतुर्भुज प्रांगण केंद्र के रूप में एक प्रमुख मंदिर था। तो वहां पे क्या है कि सेंटर में एक टेम्पल हुआ करता था। ठीक है।
और जो अभी हमने फिगर देखा था इससे पहले, वो भी क्या था, सेंटर में था, जो उत्तर और दक्षिण की ओर दो छोटी संरचनाओं से घिरा हुआ था। तो जो घिरा किससे था, नॉर्थ एंड साउथ। तो ऐसा बनाते थे ना कि इस तरह से घेर के बनाना उसको, फिर बीच में ऐसे टेम्पल बनाना, ठीक है, और इस तरह से फिर ये गर्भगृह का पार्ट बनाना, यहाँ सीढ़ियां होती थी, ठीक है, यहाँ पे मंडप बनाना। तो ये इस तरह से हुआ करता था कुछ। द सेंट्रल जो आपका कोर्टयार्ड था वॉज इसेंशियली फिल्ड विद वाटर सप्लाइड। तो ये भी हम लोगों ने देखा था अभी पीछे वाले में, फिर से देख लीजिए आप लोग डायग्राम में एक बार, कि ये देखिए सेंटर में टेम्पल बना है, ये रास्ते बने हैं, जैसे कि गोल्डन टेम्पल बना हुआ है अमृतसर का, और ये देखिए ये टेम्पल बना है, और ये अगल बगल पूरा पानी है। तो जो कोर्टयार्ड था उसका, उसमें क्या था, वाटर फिल किया गया था। द सेंट्रल कोर्टयार्ड, हाँ ये हो गया। और उसके जो कॉलम्स थे ना, वहां पे पानी था। एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि वहां पे रिवर कौन सी थी गाइस, वहां पे रिवर कौन सी थी, लिंडर नदी की बात की गई है, याद रखिएगा, लिंडर रिवर थी। लिंडर रिवर लिंडर टू अ लेवल विच एमिरेज ऑलमोस्ट 1 फुट ऑफ द बेस ऑफ द कॉलम। तो वहां पे रिवर कौन थी, ये याद रखिएगा, लिंडर नदी थी, ठीक है, जहां से आपूर्ति की जाती थी पानी की, जो स्तंभों के आधार के लगभग 1 फुट तक डूबा देता था। यह प्रांगण एक उपनिवेश से घिरा हुआ था। उपनिवेश क्या होता है गाइस, बताइएगा, ठीक है, उपनिवेश से घिरा हुआ था, जो 84 स्तंभों से बना हुआ प्रतीत होता है। ये सब तो कभी नहीं पूछेगा 84 पिलर से था या क्या था, लेकिन हर रिवर पूछेगा कौन सी है, आप बता दीजिएगा अगर पूछ ले तो, लिंडर रिवर थी वहां पे। मंदिर शास्त्रीय ग्रीको रोमन बौद्ध गांधार और उत्तरी भारतीय शैली से प्रभावित है। 3 शैलियों के नाम मैंने आपको बताए थे, नागर शैली, बेसल शैली और द्रविड़ शैली। ये आपकी साउथ में थी, ये सेंटर में थी, और ये नॉर्थ में थी। तो सिंपल है गाइस कि अगर आप इसकी बात करते हैं, इसकी करते हैं, इसकी करते हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ वाले टेम्पल्स हमारे ऐसे हुआ करते थे, जिनको शिखर बोला जाता था। तो ये शिखर वाले टेम्पल थे हमारे, जिनके ऊपर प्रभाव किसका था, क्लासिकल ग्रीक रोमन का था, बुद्धिस्ट गांधार कला का था, ठीक है। तो याद रखिएगा किसका था। फिर है कि ललितादित्य इज नोन टू हैव द सबजस्ट द किंग ऑफ कन्नौज। तो क्या था, ललितादित्य को कन्नौज के राजा को अपने अधीन करने के लिए जाना जाता है। उसने क्या कहा था, कन्नौज के राजा को अपने अधीन कर लिया था। कन्नौज का राजा कौन था, कन्नौज बहुत ही प्रीसियस प्लेस हुआ करता था। कहाँ पे था कन्नौज आपका, यहाँ पे था, ठीक है, कन्नौज भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और देखिएगा कि वहां पे उसका शासक कौन सा था जिसको इन्होंने अपने अंडर में किया था, विच कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर नॉर्थ इंडियन वर्कर्स बिल्डिंग हैज टेम्पल। तो जो उत्तर भारतीय श्रमिकों द्वारा अपना मंदिर बनाने का एक कारण हो सकता है कि, मतलब कन्नौज जो था वो आपका नॉर्थ में था, तो जब उसने उसको डिफिट किया और जब उसके राज्य को जीता, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब राजा कहीं जाता है, उसके ऊपर अटैक करता है किसी डायनेस्टी पर, और जब उसको वो हरा देता है तो क्या करता है, फिर वहां की जितनी भी पॉपुलेशन होती है उसको अपने अंडर में कर लेता है, और फिर उनको स्लेव बना लेता है, ठीक है। स्लेव बनाने के बाद अकबर के टाइम में हमने देखा था कि उसने क्या करा था कि मनसबदारी व्यवस्था स्टार्ट करी थी। उससे पहले हमने इल्तुतमिश को देखा था, उसने इक्तादारी व्यवस्था स्टार्ट की थी। तो क्या था, वो सब लोगों को अपने अधीन करने का तरीका था, ठीक है, वो अलग अलग सिस्टम से मिडाइवल में पढ़ा जाता है उनको। चलिए गाइस आगे चलते हैं हिस्ट्री का। डिस्ट्रक्शन ऑफ मर्तन टेम्पल, देखिए मंदिर कभी भी क्यों तोड़े गए, या अभी भी अगर हम बात करें कि टेम्पल क्यों तोड़ा गया था, जो हमने एंशियंट मिडाइवल में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कोई भी ये नहीं मानता है कि टेम्पल्स आपका सिर्फ और सिर्फ रिलीजन की वजह से तोड़ा गया था। धार्मिक मुद्दा एक नहीं माना गया है एंशियंट टाइम और मिडाइवल टाइम में। ये माना गया है कि शॉर्टेज ऑफ मनी, ठीक है, जब पैसे की समस्या आई तो फिर मंदिर तोड़े गए। और हम ये शुरू से जानते हैं
कि यहाँ पे देखें, चाहे मोहम्मद गौरी आया हो, चाहे मोहम्मद गजनवी आया हो, जो इस डायनेस्टी से पहले भी आए थे, जो सोमनाथ टेम्पल तोड़ा गया, ठीक है, उसके बाद कुतुब मीनार बनाने के लिए जैन टेम्पल तोड़ा गया, तो वो सब क्या था, सिर्फ और सिर्फ वहां की जो समृद्धि थी उसको लूटने के लिए, ना कि कोई धार्मिक कारण था। अब देखिए, जो हमारी एनसीईआरटी है वो अगर हमें धार्मिक कारण नहीं बोल रही है तो हम धार्मिक कारण बिल्कुल नहीं मानेंगे उसको। बिल्कुल भी पर्सनल मत लीजिएगा कि नहीं ऐसा तो नहीं है, कोई झगड़ा मत करना, कोई उल्टे सीधे मैसेजेस मत डालना, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है ना उसमें तो कुछ भी बोलते ही डर ही लगता है। बट आप इतना जानिए, किसी को फेवर करने की बात नहीं है, सिंपल सी बस इतनी सी बात है कि मैनी हिस्टोरियंस बिलीव सुल्तान सिकंदर बुतसिकन वॉज बिहाइंड इट, ठीक है, अदर ब्लेम्स अर्थक्वेक्स। एक्चुअली हमने डिस्ट्रॉय कर लिया है, हमने विनाश के कारण को देखा है, ठीक है, एक मिनट, एक पॉइंट से छूट रहा है आपका, नहीं नहीं छूट रहा है, ठीक है। तो जो कई इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे सुल्तान सिकंदर बुतसिन जो था, आइकोनोक्लास्ट था, अन्य भूकंप उसके जो कारण है, भूकंप के हैं, मंदिर की चिनाई के में दोष हो सकता है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइन के बहुत सारे कारण है ना, कि बाढ़ आ सकती है, लोग जा सकते हैं, सूखा पड़ सकता है, ठीक, आग लग सकती है जंगल में, उसी तरह से यहाँ पर भी बहुत सारे कारण दिए हुए हैं। सिकंदर को जिम्मेदार ठहराने वाले मुख्य स्रोतों में से एक कवि हैं जिनका नाम है जोना राजा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, दूसरी राजतरंगिणी लिखी थी। तो पहली राजतरंगिणी कल्लड़ की है, कश्मीर का इतिहास दिया है, उसी में मर्तंडे टेम्पल के बारे में दिया है। दूसरी जो है जोना राजा की है, इन्होंने क्या कहा है राजतरंगिणी में, राजा को इन्होंने ब्लेम किया है, और इन्होंने ब्लेम किया है कि मंदिर की चुनाई जब हुई थी तो उसके मटेरियल में कुछ कॉजेज हो सकते हैं, मौसम में चेंजेस के कॉजेज हो सकते हैं, कई कारण बताए गए हैं, ठीक है। ऐसी रिपोर्ट है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर भूकंप उपयोग की जाने वाली सामग्री की बुरबुरी प्रकृति, ठंड और बर्फ के कारण प्राकृतिक, या जो आपका इरोजन होता है, वेदरिंग होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, इन सब के कारण भी हो सकता है, क्योंकि वो एरिया जब आप देखेंगे मैप के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि कन्नौज कहाँ था, उसके ऊपर आपका कश्मीर कहाँ है, तो वो स्नोफॉल का एरिया है, तो वहां पर बर्फबारी होती है, तो वो भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके विनाश के कारण हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पर था कि जब क्लेम किया जा रहा था, जो बात हम आपको पहले बोल रहे थे वो बाद में है, कि वाई हर्ष ब्रोकन टेम्पल, तो हर्ष ने ब्रोक क्यों किया, ठीक है। तो इसी को बताया गया है कि 3 कंट्रीज आफ्टर, तो देखिए जो आपकी ललितादित्य जो था राजा थे, उनसे पहले 3 शताब्दी बाद, और सिकंदर से 2 शताब्दी बाद, 3 2 यानी 500 साल का गैप हो गया। एक हिंदू राजा था, कौन था वो, जो मंदिरों को नष्ट करने और अपवित्र करने के लिए जाना जाता था, ठीक है, प्रथम लोहार वंश के राजा हर्ष। तो हर्ष के काल, अब हर्ष का काल देखेंगे तो गौरी और गजनवी के काल भी उसी के आसपास आपको दिख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1191 और 1192 पानीपत का वॉर हुआ है, पहले में पृथ्वीराज चौहान हारे हैं, सॉरी पहले में जीते हैं, दूसरे में हारे हैं, बंदी बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये भी वही काल है कि जब हमारे वहां फॉरेनर्स आके तोड़ रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे टेम्पल को पैसों के लिए, तो वही एक कॉन्सेप्ट सेट किया गया है हर्षवर्धन के लिए, सॉरी हर्ष के लिए भी, ठीक है, हर्षवर्धन के लिए भी वही कॉन्सेप्ट किया गया। और आपको पता होगा कि कन्नौज में उस समय शासक कौन हुआ करता था, ठीक है। तो मंदिरों के खिलाफ हर्ष के कार्यों का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। हर्ष एक्शंस एंगेज द टेम्पल हैड नथिंग टू डू विद रिलीजन। तो माना जाता है कि रिलीजन से, जैसे हमने मोहम्मद गौरी गजनवी को नहीं जोड़ा, कुतुब मीनार और बाबर को नहीं जोड़ा, उसी तरह से इनका भी कोई धर्म से लेना देना नहीं था। और कन्नौज में जो डायनेस्टी थी, वो आपको पता होगा, हर्ष भी हमारे में फॉरनर थे, वो इंडियंस रूलर नहीं थे, याद रखिएगा ये बात। वहां केवल एक धूर्त राजा था, ठीक है, वो एक स्टूपिड टाइप का था, प्रोफिकेट था, ठीक है, किंग हु रन कट ऑफ मनी एंड बिगेन लूटिंग टेम्पल्स फॉर। अब ये पूरा आपका है कि उसने क्या करा, जो मंदिर का खजाना था वो इसलिए लूटा जिससे वो अपने शासन को
बढ़ा सके। ठीक है गाइज, आज का ये एडिटोरियल आपको कैसा लगा, क्लास कैसे लगी, मुझे बताइएगा। इस एडिटोरियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके, और ये जो 5 क्वेश्चन मैंने बोला है आपसे प्री के डिस्कस करने के लिए, इनमें भी बहुत है। आई नो डैट कि हमारी क्लास रेगुलर नहीं हो पाती है गाइज, लेकिन जिस दिन जो इम्पोर्टेंट होता है उस दिन हम कुछ भी छोड़ते नहीं है, बस ये तबियत इशू की वजह से कुछ ना थोड़ा वर्क भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे कंटिन्यू रखिए। पॉलिटी की 3 दिन चलेगी, एनसीईआरटी की 3 दिन चलेगी, वो आपको मिलते रहेंगे वीडियो टेलीग्राम चैनल पर। करंट अफेयर्स आपको यूट्यूब पर रहेगा, तो आप लोग किसी भी तरह का पैनिक मत लीजिए। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो कंटिन्यूअस अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पर करें, 23 वाले एग्जाम पर फोकस रखें। जो करंट अफेयर हमने सितंबर से स्टार्ट करा है, बिलीव में सितंबर से मई तक का कुछ भी ऐसा नहीं छूटेगा एडिटोरियल और प्री का, कि कहीं से आप क्वेश्चन करने में कैपेबल ना हो। ठीक है, अब जैसे कि हिस्ट्री मैंने पढ़ाई, हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं आज ही के एडिटोरियल में, उसी तरह से हमारा पॉलिटी भी बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।